बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है फंक्शन दैट रिटर्न अ वैल्यू एंड एक्सेप्ट्स आर्ग्यूमेंट्स। यानी ऐसा फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप भी होगी, कोई वैल्यू रिटर्न भी करेगा और आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट भी करेगा। इसकी एग्जांपल्स भी करेंगे। एग्जांपल नंबर 4 और एग्जांपल नंबर 5 आपकी बुक में मौजूद है, तो इंशाल्लाह मज़ीद आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ जाएगी। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 13 में अभी तक आपने जितने भी फंक्शंस पढ़े हैं वो सारे के सारे फंक्शंस सिंपल फंक्शंस थे जो कि कुछ रिटर्न नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने ऐसे फंक्शंस पढ़ने हैं जो कि रिटर्न भी करेंगे, यानी उनकी कुछ रिटर्न टाइप होगी और वो आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट भी करेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फंक्शंस दैट रिटर्न अ वैल्यू एंड एक्सेप्ट्स आर्ग्यूमेंट्स, यानी वो फंक्शंस जो वैल्यू रिटर्न भी करेंगे और आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट भी करेंगे। अब रिटर्न करने से मतलब क्या है और आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है, इसको भी अभी हम एक एग्जाम्पल से, दो एग्जाम्पल्स हैं बल्कि, इनसे समझते हैं। सबसे पहले तो हम इसका सिंटेक्स देखते हैं कि ऐसा फंक्शन जो कि कुछ रिटर्न भी कर रहा होगा और उसकी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो एक्सेप्ट करने के लिए उसके पास आर्ग्यूमेंट्स यानी पैरामीटर लिस्ट भी मौजूद है। ऐसा फंक्शन जो है, इसका सिंटेक्स क्या होता है, उसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिटर्न टाइप। यानी सबसे पहले तो हम रिटर्न टाइप लिखते हैं, जो भी उसकी रिटर्न टाइप है, यानी जो वैल्यू वो रिटर्न करेगा उस वैल्यू की जो डाटा टाइप है वो हमने यहाँ लिखनी होती है फंक्शन हेडर में। यानी जब हम फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन हेडर में हम यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखते हैं। वो डाटा टाइप जो वैल्यू रिटर्न हो रही है उसकी डाटा टाइप को हम यहाँ पर लिखते हैं। फंक्शन का नेम लिखते हैं, जो भी फंक्शन का नाम आप रखते हो। उसके बाद आप पैरामीटर लिस्ट यहाँ पर लिखते हो, यानी नंबर ऑफ पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स जो कि वैल्यू एक्सेप्ट करेंगी दूसरे आर्ग्यूमेंट्स की। यहाँ पर इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि दो मैंने सबसे ऊपर तो हेडर फाइल्स ऐड कर दी हैं, हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h। ये दो हेडर फाइल्स मैंने ऐड कर दी। दो हेडर फाइल्स के बाद मैंने यहाँ पर एक प्रोटोटाइप ऐड की है अपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन की। और आपको पता है कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन की प्रोटोटाइप लगाना ज़रूरी होता है। और वो प्रोटोटाइप कैसी होती है, जैसा फंक्शन का हेडर है सेम वैसी होती है। फ़र्क इतना होता है कि जो फंक्शन हेडर है उसके आगे सेमीकोलन नहीं आता, लेकिन प्रोटोटाइप के आगे आता है। तो ये मैंने यहाँ एक फंक्शन बनाया हुआ है, ये हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन है और इसकी रिटर्न टाइप इंट लिखी है। फंक्शन का नाम है ऐड और इसके अंदर ये पैरामीटर्स हैं n1 और n2, दोनों की जो डाटा टाइप है वो इंटीजर ही है। तो लेकिन यहाँ पर मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया क्योंकि इसके नीचे बॉडी मौजूद है, लेकिन ये प्रोटोटाइप है तो इसके आगे सेमीकोलन आएगा। तो मैं यहाँ पर एक कमेंट ऐड कर रहा हूँ कि ये क्या है, प्रोटोटाइप। दिस इज़ अ प्रोटोटाइप ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यहाँ पे मैंने अपना मेन फंक्शन स्टार्ट किया void main से और void main की मैंने यहाँ पर बॉडी बनाई, यहाँ से बॉडी को मैंने शुरू किया। तीन वेरिएबल्स मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किए एंड दीज वेरिएबल्स आर a, b एंड सम। a और b में मैंने यूज़र से दो वैल्यूज़ गेट करनी है और उन वैल्यूज़ का मैंने फिर सम यानी एडिशन कैलकुलेट करना है। लेकिन इस बार हम जो एडिशन करेंगे, जो सम कैलकुलेट करेंगे, वो बाय यूजिंग यूज़र डिफाइंड फंक्शन करेंगे। तो इसमें देखें मैंने तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर किए और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लगाया है जिसका नाम है क्लियर स्क्रीन। और इसकी शॉर्ट फॉर्म जो हम लिखते हैं, इसका जो सिंटेक्स है वो होता है CLR और इसकी डेफिनेशन याद रखिएगा, ये बोर्ड का MCQ है कि क्लियर स्क्रीन की डेफिनेशन कौन सी हेडर फाइल में मौजूद होती है। सो द डेफिनेशन ऑफ क्लियर स्क्रीन इज इंक्लूडेड इन conio.h। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर conio.h लगाई हुई है। आपकी बुक में इस एग्जाम्पल में उसने ये वाली हेडर फाइल नहीं लगाई, तो अगर आप इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो प्रोग्राम नहीं चलेगा, क्योंकि दिस फंक्शन शुड हैव अ प्रोटोटाइप। तो इसकी प्रोटोटाइप ये है, असल में इसकी डेफिनेशन इसमें पड़ी हुई है। तो बहरहाल आगे चलते हैं। यहाँ पे printf में यूज़र को मैसेज प्रिंट होगा एंटर वैल्यूज़ फॉर a एंड b, कि a और b की वैल्यूज़ एंटर करो। जब a और b की वैल्यू एंटर करने के लिए हमने उससे scanf में लगाना है और scanf के ज़रिए से हम यूज़र से वैल्यूज़ गेट करते हैं हमेशा। तो मैंने यहाँ पर नीचे scanf का फंक्शन लगाया और यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क में मैंने %d और %d लगाया।
ए और बी के लिए रिस्पेक्टिवली, और कॉमा के बाद मैंने यहाँ पर ए और बी के वेरिएबल लगा दिए ताकि हम यूज़र से ए और बी में रिस्पेक्टिवली वैल्यू ले सकें। तो पहली वैल्यू जो वो एंटर करेगा वो ए में स्टोर होगी, जबकि दूसरी वैल्यू जो वो एंटर करेगा वो बी में स्टोर होगी। और ये जो मैंने एड्रेस ऑपरेटर लगाया हुआ है, आपको पता है इसका क्या मकसद है, कि ये हमारे कंपाइलर को ये बताता है कि ए और बी का मेमोरी पे एड्रेस क्या है, ये मेमोरी की कौन सी लोकेशन पे वेरिएबल्स मौजूद हैं जिनको वैल्यू असाइन करनी है या इनको वैल्यू जो इनमें सेव करवानी है। यहाँ पे मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है, यहाँ मैंने फंक्शन को कॉल किया, ये फंक्शन कॉलिंग है। फंक्शन को जैसे मैंने कॉल किया तो क्या हुआ, देखिए अब जैसे हम फंक्शन कॉल करते हैं आपको पता है कि हमारा जो कंट्रोल है वो सब कुछ छोड़ के हमारे फंक्शन के पास चले जाता है, जो फंक्शन डेफिनेशन है जहाँ फंक्शन को डिफाइन किया गया है। लेकिन यहाँ पे फंक्शन को मैंने कॉल कैसे किया है, देखिएगा ज़रा कि मैंने इक्वल के लेफ्ट साइड पे लिखा है सम और इक्वल के राइट साइड पे क्या लिखा है, ऐड, ब्रैकेट में लिखा है ए कोमा बी। ये जो लिखा है ना ऐड ए कोमा बी, ये हो रहा है फंक्शन कॉल। इक्वल्स टू, इधर सम इसलिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आए, जो रिजल्ट आए, वो जो वैल्यू आए वो किसको मिल जाए, सम को मिल जाए। क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर असाइंस द वैल्यू फ्रॉम राइट साइड टू द लेफ्ट साइड ऑफ वेरिएबल, राइट साइड से वैल्यू उठाकर लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता है। तो यहाँ पर जो ऐड ए कोमा बी लिखा है, यहाँ पे फौरन फंक्शन कॉल हुआ, क्योंकि हम उसको ऑलरेडी प्रोटोटाइप में बता चुके हैं कि एक फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है प्रोग्राम के अंदर जिसकी रिटर्न टाइप इंट है, जिसका नाम ऐड है, और इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स हैं n1 और n2, और दोनों की डाटा टाइप इंटीजर है। हम उसको ऑलरेडी बता चुके हैं। प्रोटोटाइप का मतलब ये होता है कि हम अपने कंपाइलर को आगाह कर देते हैं कि ये फंक्शन इस प्रोग्राम में इस्तेमाल होना है। तो जैसे ही मैंने फंक्शन कॉल किया, हमारे कंपाइलर ने इसको यहीं से रोक के, मेन फंक्शन को यहीं से रोक के मेन फंक्शन से बाहर आया और हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शन के अंदर आ गया। लेकिन जब फंक्शन कॉल होता है तो कॉलिंग में जो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स लिखी होती हैं, इनको पैरामीटर्स भी कहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पैरामीटर लिस्ट लिखा, इन आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू पास होती है और ये वैल्यू पास होके फंक्शन हेडर में जो वेरिएबल्स हैं उनको मिल जाती है रिस्पेक्टिवली। यानी पहली आर्ग्यूमेंट की वैल्यू यहाँ पे पहली आर्ग्यूमेंट को मिलेगी और दूसरी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू यहाँ की दूसरी आर्ग्यूमेंट को मिलेगी। तो n1 जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है a की वैल्यू, जो a की वैल्यू पास हुई इसने एक्सेप्ट की, और n2 जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है b की वैल्यू जो कि यहाँ से पास हुई और इसको मिल गई। तो n1 और n2 को वैल्यू मिल गई, और जब वो यहाँ से बॉडी में आया तो रिटर्न करना है n1 प्लस n2। आपकी मर्जी है, आप रिटर्न स्टेटमेंट जब लगाओ तो रिटर्न स्टेटमेंट के आगे आप डायरेक्ट कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है n1 प्लस n2। आप एक वेरिएबल का सहारा भी ले सकते थे, आप यहाँ पर लिखते इंट n3 और फिर आप लिखते n3 इज इक्वल्स टू n1 प्लस n2 और n3 की वैल्यू रिटर्न करते हैं, यानी लिखते रिटर्न n3। लेकिन इस तरह से भी पॉसिबल है, तो इसलिए हमने लाइन ऑफ कोड को बचा लिया, लाइन ऑफ कोड अपना कम किया और हमने डायरेक्ट रिटर्न के आगे लिख दिया n1 प्लस n2। अब n1 और n2 का जो आंसर आया वो एक्चुअली ऐड हुआ है a और b की वैल्यूज़ को, यानी उसने a और b की वैल्यूज़ को ऐड किया, क्योंकि n1 की वैल्यू है a वाली और n2 की वैल्यू है b वाली, ये दोनों वैल्यूज़ ऐड हुई। जो आंसर है ये कहाँ रिटर्न होना होता है, जब हम रिटर्न स्टेटमेंट लगाते हैं तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो रिटर्न के आगे एक्सप्रेशन है या जो वैल्यू है ये रिटर्न वहाँ होती है जहाँ फंक्शन कॉल हुआ था। तो फंक्शन कहाँ पे कॉल हुआ था, यहाँ पे, तो यहाँ से वैल्यू रिटर्न हो गई। यहाँ पे जो वैल्यू आई वो किसको मिल गई, सम के वेरिएबल में स्टोर हो गई, जो हमने यहाँ पर इंटीजर के तौर पर डिक्लेयर किया हुआ है। उसके बाद यहाँ से नीचे आया तो प्रिंट एफ में मैसेज प्रिंट करना है %d प्लस %d इज इक्वल्स टू %d, यानी पहले %d की जगह पर a की वैल्यू प्लस एज इट इज़ आ जाएगा, दूसरे %d की जगह पे b की वैल्यू इक्वल्स टू एज इट इज़ आ जाएगा, और तीसरे %d की जगह पे सम की वैल्यू जो इसको मिली हुई है यहाँ पे फंक्शन कॉल होने के बाद जब इधर आया था यहाँ से जो आंसर आया था तो वो दिखा देगा कि इन दोनों वैल्यूज़ का जो सम है वो ये आ रहा है। मिसाल के तौर पे हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास जो a है इसकी वैल्यू यूज़र ने जो एंटर की है वो 2 है और b की वैल्यू जो यूज़र ने एंटर की है वो 3 है। तो जब हमने फंक्शन कॉल किया, यहाँ पर जो फंक्शन कॉल हुआ तो a की वैल्यू जाकर मिल गई n1 को और b की वैल्यू जाकर मिल गई n2 को। तो n1 जो है वो क्या हो गया 2 और n2 क्या हो गया 3, क्योंकि a की वैल्यू जो है वो मिल रही है n1 को और b की वैल्यू मिल रही है n2 को। इस तरह से कि a की वैल्यू यहाँ से पास हुई और n1 ने एक्सेप्ट की और b की वैल्यू यहाँ से पास हुई और n2 ने एक्सेप्ट की।
तो यहाँ पर रिटर्न क्या होना है, n1 प्लस n2, तो n1 की वैल्यू 2 है, n2 की वैल्यू 3 है, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, और 5 यहाँ से रिटर्न होके यहाँ पे आया जहाँ फंक्शन हमने कॉल किया था, और जब यहाँ पे 5 आया तो असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से ये 5 मिल गया इस सम को, तो हमारे पास जो सम का वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 5 हो गई। तो जब यहाँ पे प्रिंट करेगा परसेंटेज डी का मतलब है यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होनी है स्क्रीन पे, और उसके बाद प्लस आएगा, फिर b की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होनी है, फिर इक्वल आएगा, और फिर सम की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होनी है। यानी इसकी आउटपुट कुछ इस तरह से आएगी कि 2, क्योंकि a की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5, क्योंकि 5 वैल्यू है सम की। तो इस तरह से हमने अपना एक फंक्शन बना लिया, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। आपने देखा कि ये जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है ये कुछ रिटर्न भी कर रहा है, और इसके आगे पैरामीटर लिस्ट भी है जो कि आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा है, वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, जो वैल्यूज़ यहाँ से आ रही हैं इसके पास आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर रही हैं, और आंसर रिटर्न भी कर रहा है। अब हमने ये फंक्शन बना लिया जो सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा है, इसके अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी, फंक्शन कॉलिंग से आएगी, और ये जो आंसर होगा उसको रिटर्न कर देगा। तो वैल्यू हमने यूज़र से लेनी है मेन फंक्शन में, और आउटपुट भी हमने मेन फंक्शन में ही शो करनी है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन में सिर्फ कैलकुलेशन हो रही है। अब आप ऐड का फंक्शन 10 दफ़ा कॉल करें, 15 दफ़ा कॉल करें, जितनी दफ़ा मर्जी कॉल करें, नंबर ऑफ टाइम्स आप इसे कॉल कर सकते हैं विद डिफरेंट वैल्यूज़ और सेम वैल्यूज़। आप बार बार वैल्यूज़ चेंज करते जाएं, वो हर बार उनका सम निकाल के आपको दे देगा। तो ये आपने अपना एक फंक्शन बना लिया जो कि एडिशन करके आपको देगा, दो वैल्यूज़ की एडिशन करके आपको देगा, और दोनों की डाटा टाइप इंटीजर होनी चाहिए। तो ये एक एग्जांपल है उस फंक्शन की, दैट रिटर्न अ वैल्यू एंड एक्सेप्ट्स आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स क्या होती हैं, इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स वो होती हैं जिनको हम फंक्शन कॉलिंग में लिखते हैं, जिनकी वैल्यू पास होती है, इनको एक्चुअल पैरामीटर्स भी कहते हैं। पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट एक ही वर्ड है। वो आर्ग्यूमेंट्स जो फंक्शन कॉलिंग में हम लिखते हैं जिनकी वैल्यू पास होती है, उन आर्ग्यूमेंट्स को एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स या एक्चुअल पैरामीटर्स कहते हैं। ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं ए और बी। और वो आर्ग्यूमेंट्स जो कि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करती हैं, जो फंक्शन हेडर में लिखी जाती हैं, ये फंक्शन कॉलिंग में और ये फंक्शन हेडर में। तो जो फंक्शन हेडर में लिखी होती हैं, जो किसी और की वैल्यूज़ को यानी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करती हैं, उनको फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स या फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं, या इनको डमी आर्ग्यूमेंट्स या डमी पैरामीटर्स भी कहते हैं। तो ये दो तरह की आर्ग्यूमेंट्स होती हैं प्रोग्राम में, एक फंक्शन कॉलिंग में और एक फंक्शन हेडर में। फंक्शन कॉलिंग वाली जो हैं उनकी वैल्यू पास होती है, उनको हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, और फंक्शन हेडर में जो हैं ये वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करते हैं, और इनको हम फॉर्मल पैरामीटर्स या डमी आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं। उम्मीद है कि एग्जाम्पल नंबर 4 आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। एग्जाम्पल नंबर 5 भी कुछ इसी तरह से है, लेकिन इसमें वर्किंग डिफरेंट है। वर्किंग ये है कि एग्जाम्पल नंबर 5 में हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने वाले हैं, और इसमें हम एरिया ऑफ ट्राइंगल के नाम से ही एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे, और ये फंक्शन भी कुछ रिटर्न भी करेगा और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स भी होंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक हेडर फाइल लगाई है stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये प्रोटोटाइप लिखी है। प्रोटोटाइप ये बता रही है कि एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप है फ्लोट, और इसका नाम है एरिया ऑफ ट्राइंगल। चूँकि फंक्शन के नाम में स्पेस अलाउ नहीं है, सेम ऐसे ही जैसे वेरिएबल के नाम में स्पेस अलाउ नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पर अंडरस्कोर लगा दी, क्योंकि अंडरस्कोर तो अलाउ है। और इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, इंट बेस और इंट एल्टीट्यूड। अब मैंने यहाँ पर जब मेन फंक्शन शुरू किया तो इसमें दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए इंटीजर के तौर पे a, b, और एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया फ्लोट के तौर पे जिसका नाम है एरिया। यूज़र को पहले मैंने मैसेज प्रिंट किया एंटर वैल्यू फॉर एल्टीट्यूड, और a में मैंने उससे वैल्यू ले ली स्कैनएफ के ज़रिए से। सिंपल। इस प्रोग्राम में हमने एक ही स्कैनएफ में दो वैल्यूज़ ली थी, और इसमें मैंने दो अलग अलग प्रिंटएफ स्कैनएफ लगा के वैल्यूज़ ली। आप इसमें भी इकट्ठी वैल्यूज़ गेट कर सकते थे। आप लिखते एंटर वैल्यूज़ फॉर एल्टीट्यूड एंड बेस, और यहाँ पे आप लिखते %d और कॉमा के बाद a और b लगा देते। तो दो दफ़ा अलग-अलग से लिखा मैंने, इसमें भी कोई मसला नहीं है। एंटर वैल्यू फॉर बेस, अलग से हमने b में बेस की वैल्यू ले ली। अब हमने क्या किया, एरिया इज इक्वल्स टू, जिस तरह यहाँ पे किया था सम इज इक्वल्स टू दिस, तो एरिया के अंदर हमने आंसर स्टोर करना है, तो उसके आगे हमने फंक्शन कॉल कर दिया। यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, और यहाँ जब फंक्शन कॉल हुआ तो क्या हुआ कि उसने यहाँ से b और a की वैल्यू को यहाँ पर ले आया।
इसकी तरतीब मैंने बी और ए कर दी है। वैल्यू लेते हुए मैंने पहले ए में वैल्यू ली थी और बाद में बी में वैल्यू ली थी। बुक में उसने ए और बी ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ से ए की वैल्यू जाके बेस को मिल रही थी और बी की वैल्यू जाके एल्टीट्यूड को मिल रही थी। तो इसलिए ए जो है उसमें एल्टीट्यूड स्टोर है और बी जो है उसमें बेस स्टोर है। तो इसलिए बी की वैल्यू यहाँ से मैंने बेस को दे दी है और ए की वैल्यू मैंने यहाँ से एल्टीट्यूड को दे दी है। इन्होंने आगे जाके मल्टीप्लाई होना है फॉर्मूले में, तो इनकी जो पोजीशन है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक कॉम्यूटेटिव लॉ, ए मल्टीप्लाई बी कर दें, बी मल्टीप्लाई कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ, बी की वैल्यू यहाँ से पास हुई और इस इधर बेस को मिल गई, ए की वैल्यू पास हुई, एल्टीट्यूड को मिल गई। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटर्न करना है 0.5 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, यानी इसको हाइट भी वैसे कहते हैं लेकिन एल्टीट्यूड का मतलब भी वही है। तो रिटर्न करना है हमने, यहाँ पे हाफ होता है तो 1 डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी बजाय डायरेक्ट 0.5 लिख दें तो बेहतर होगा। तो 0.5 आगे मैंने एस्ट्रिक लगाया और फिर बेस, फिर एस्ट्रिक और फिर एल्टीट्यूड, यानी मल्टीप्लाई किया इनको जब मल्टीप्लाई किया गया तो जाहिर सी बात है कि चांसेस हैं कि ज़्यादा चांसेस हैं आंसर पॉइंट में आए। उसकी वजह ये है कि 0.5 जो है, चूँकि डेसिमल पॉइंट का नंबर है, तो इसको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ऑब्वियसली आंसर में ज़्यादा चांसेस है कि पॉइंट में ही आंसर आए। तो इसलिए ये जो वैल्यू रिटर्न हो रही है इसकी मैंने रिटर्न टाइप फ्लोट की हुई है। यहाँ से ये वैल्यू रिटर्न होगी यहाँ पे और इक्वल के साइन की वजह से मिल जाएगी एरिया को, और यूज़र को फिर मैसेज प्रिंट होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज दिस, और एरिया की वैल्यू यहाँ पे आएगी। यहाँ पे एक फील्ड विड्थ स्पेसिफायर लगा हुआ है परसेंटेज 0.2f। 0.2f का मतलब है कि पॉइंट से पहले जितनी मर्जी वैल्यूज़ हों, लेकिन पॉइंट के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज़ उसने देखनी है, यानी पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स देखने, तो राउंड ऑफ करके वो 2 डिजिट्स ही दिखाएगा फ्लोट में। तो उम्मीद है कि एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो भी आपको समझ आ गई होगी। इसमें भी हमारे पास b और a ये दोनों एक्चुअल आर्गुमेंट्स हैं क्योंकि इनकी रियल वैल्यू है, और ये दोनों फॉर्मल आर्गुमेंट्स हैं, डमी आर्गुमेंट्स हैं। इनको डमी आर्गुमेंट्स क्यों कहा जाता है? इनको डमी आर्गुमेंट्स इसलिए कहा जाता है कि ये किसी और की वैल्यू लेके, उधार लेके उसके ऊपर काम करके वापस भेज देते हैं, और हर बार इनको नई वैल्यू मिल सकती है अगर हम एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम्स इस फंक्शन को कॉल करें। तो फंक्शन बनाने का मेन मकसद, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि हम फंक्शन को क्यों बनाते हैं, ताकि हम एक बार ही कोड लिखें, हमें बार बार कोड को रिपीट ना करना पड़े। हम सिर्फ नेक्स्ट टाइम उसको कॉल करेंगे विद डिफरेंट वैल्यूज़, हम बार बार वैल्यूज़ चेंज करके उसे कॉल करके अपना काम कर सकते हैं, बजाय इसके कि ये फॉर्मूला बार बार लिखें। एक ही दफ़ा लिख लिया, डिफरेंट बेस और एल्टीट्यूड आप बार बार दे के उसको डिफरेंट लोकेशंस से कॉल कर सकते हो। तो उम्मीद है कि एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 से आपको ये समझ आ गई होगी कि वो फंक्शन जो रिटर्न भी कर रहा है और आर्ग्यूमेंट्स भी एक्सेप्ट कर रहा है वो किस तरह से काम करता है और उसको किस तरह से बनाते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल्स जो हैं वो इसी चीज़ को वाज़ह कर रही हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने देखा कि अगर हम ऐसा फंक्शन बनाना चाहें जिसकी रिटर्न टाइप भी हो, जो कुछ रिटर्न भी करे और उसकी आर्ग्यूमेंट्स भी हों, तो उसको कैसे हम बनाते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं और ऐसा फंक्शन वर्क कैसे करता है। और आज हमने ये भी पढ़ा कि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स क्या होती हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।